हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड बिग ओ नोटेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में जब बात करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सपोज हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो ये सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच है इटरेशन, फॉर लूप यूज करके फैक्टोरियल फाइंड करो। दूसरा अप्रोच है रिकर्शन, जहाँ पे आप रिकर्सिव फंक्शन डिजाइन करते हो और फैक्टोरियल फाइंड करते हो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यही चीज बताता है। हर एक प्रॉब्लम के अलग अलग अप्रोचेस है, अलग अलग व्यू है, वो देखो और कौन सा बेस्ट अप्रोच है, कौन सा अप्रोच आपको कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देता है, वो चीज बताता है। उसके बाद हम देखेंगे बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए बताया गया है। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस देखेंगे, कैसे ये प्रोसेस चलता है, कैसे एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बाद बिग ओ नोटेशन कैसे लिखते हैं और अलग अलग केसेस बिग ओ नोटेशन के, उसके बाद चिट शीट। सो जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात करते हैं, सो प्रोग्रामिंग वी कैन से इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो यू हैव अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, आपको ये चीज बनाना है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। हाउ यू सॉल्व इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, इस पे एनालाइज पहले करना पड़ता है। वी हैव टू गेट ऑल द डिटेल्स, सब डिटेल्स लेना पड़ता है। एनालाइज करो प्रॉब्लम, आउटलाइन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कौन सा रिपोर्ट कब जनरेट कराना चाहिए। सो ऑल रिक्वायरमेंट्स आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको स्टेप्स डिजाइन करने हैं, दैट इज एल्गोरिदम बनाना है, ताकि वो सही सीक्वेंस में चल पाए। टॉकिंग अबाउट एन एल्गोरिदम, ऑलरेडी हमने देखा एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। एंड ऐसा एल्गोरिदम बनाना है ताकि आपका सॉल्यूशन है वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में चल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एनालाइज द प्रॉब्लम, जिसमें हम प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे। हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे क्या क्या चीज, क्या क्या फंक्शनैलिटीज हमें लिखनी है, कौन कौन सा चीज हमें अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना है। उसके बाद उसके रिकॉर्डिंग हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक बार डिजाइन हो गया तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम करने से पहले हमें अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे कि वेबसाइट है तो हमें वेब प्रोग्रामिंग लेना है, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज करना है। चूज हमें उसमें से भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अगर हमने जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है वो अप्रोप्रिएट है क्या पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप इज अ मेंटेनेंस, जिसमें यूज एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम इफ द प्रॉब्लम डोमेन चेंजेस। हमें वही प्रोग्राम रीयूज करके या फिर मॉडिफाई करने की जरूरत भी आ सकती है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग इट। Let us see the first step, analyze the problem. As already said, analyze the problem is understand the problem statement correctly. अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग का वेबसाइट बना रहे हो, उसका क्या एम है। अगर फेसबुक बना रहे हो तो इट इज जस्ट फॉर हैविंग अ सोशल नेटवर्क, और वही चीज लिंक्डइन है तो वो जॉब ओरिएंटेड है, प्रोफेशनल ओरिएंटेड है। तो कैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से you'll have to understand the problem and you'll have to understand its requirement. उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। आप कितना यूजर इंटरेक्शन होगा, क्या क्या डेटा मैनिपुलेट करना है और आपका आउटपुट कैसा एक्सपेक्टेड है, ये सब चीजें आ जाता है प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट के अंदर। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो ज़रूरत पड़ सकता है आप प्रॉब्लम को डिवाइड करो मल्टीपल पार्ट्स में। मल्टीपल डेवलपर्स रहेंगे टीम में जो एक एक प्रॉब्लम सेपरेटली एनालाइज करेंगे और उसको कोड करेंगे। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए
आप अपने पास दो अप्रोच है, एक इटरेशन यूज करो, फॉर लूप या वाइल लूप यूज करके बना दो, या दूसरा अप्रोच है रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच में हम लोग को रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा जो अपना फैक्टोरियल कंप्यूट करेगा। The second example is searching for a number in a large set of elements. सर्च करने के लिए हमें कितना बड़ा डेटा है उस पर डिसाइड होता है हम कौन सा सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर डेटा बहुत छोटा है और तो आप लीनियर सर्च कर सकते हो। अगर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आप कॉम्प्लेक्स जाने से अच्छा है लीनियर सर्च करो। अगर वही 10 एलिमेंट्स अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तो आप बाइनरी सर्च यूज करो। और उसी जगह पे वो 10 एलिमेंट्स की जगह 10,000 एलिमेंट्स है तो बेटर रहेगा कि लीनियर और बाइनरी सर्च नहीं करके हम लोग और कोई सर्चिंग टेक्निक यूज करें जैसे कि KMP और रेबिनकार्प। आगे जाते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। कितना टाइम लेगा आपका एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट। ये जो टाइमिंग कैलकुलेट होता है वो ऑर्डर ऑफ बिग ओ नोटेशन के अकॉर्डिंग होता है, n यूनिट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेकेंड्स मिली सेकेंड्स का कैलकुलेशन नहीं होता, ये सब थियोरेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करता है। वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं करता। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर 2 बाइट लेता है तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 4 बाइट लेता है। ये जो है बात हो रहा है स्पेस का वो सिर्फ यूनिट में बात हो रहा है। This is not an actual space or a time taken. This is just an approximate time and space. So space complexity है वो कितना आपका मेमोरी लेगा एल्गोरिदम रन करने के लिए, उसमें सब मेमोरी आ जाता है, लोड करने का मेमोरी, वेरिएबल्स का मेमोरी, अगर कोई स्टैक यूज करते हो तो उसका मेमोरी, सब चीजें आ जाता है। ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लेगा आपका वो बहुत सारा चीज़ें डिपेंडेंट है। आपका हार्डवेयर कैसा है, आपका कंप्यूटर कैसा है, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो, आपका मेमोरीज कितना है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। सो जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होता है वो सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस पे है, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए कि मैक्सिमम इतना टाइम लेगा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं टर्मिनोलॉजी के लिए। क्वाड्रेटिक टाइम O(n)² लिखते हैं, वैसे ही लीनियर टाइम, लोगरिथमिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम, फैक्टोरियल टाइम एंड पॉलिनोमियल टाइम कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। आगे जाते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन यूज होता है जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, अगर हमें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम n टाइम ले रहा है, सपोज 10 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, तो हम लोग उसको 10 यूनिट नहीं लिख सकते, हमें कोई जनरलाइज वे लिखना पड़ेगा जिससे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आए। तो इसी वजह से बिग ओ नोटेशन यूज होता है। बिग ओ नोटेशन यूज करने से पहले ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। बिग ओ नोटेशन यूज करने से पहले हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने पड़ेंगे उसका रफ कैलकुलेशन करना पड़ता है बिफोर वी गो अहेड विथ अ बिग ओ नोटेशन। जितना प्रॉब्लम बड़ा होता जाए उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना। सो इफ प्रॉब्लम गेट्स लार्जर पोर्शन ऑफ टाइम टेंड्स टू अपावर द रेस्ट। Big O notation is a way to measure how well the computer algorithm scales when data set increases. हमें वो स्केलिंग में समझ में आता है। अगर आप कोई एल्गोरिदम 10 एलिमेंट्स के लिए यूज करो और वही एल्गोरिदम 10,000 के लिए यूज करो तो कितना टाइम लगेगा उसका अप्रोक्सीमेट मेजर आपको समझ में आएगा। बिग ओ नोटेशन इज वाइडली यूज्ड मेथड टू डिस्क्राइब रफ एस्टिमेट। जैसे मैंने बताया ये अप्रोक्सीमेट टाइम है, रफ एस्टिमेट है, और नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करके हम बिग ओ नोटेशन यूज कर सकते हैं। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंपेयरिंग वेरियस कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स अंडर द कंसिडरेशन। ये एल्गोरिथम बिग ओ नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम के लिए कर सकते हैं। ये ग्राफ बताया गया है। ग्राफ वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस दिया हुआ है एंड दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी which will be through big O notation. एक फंक्शन लिया हुआ है मैंने, इसका स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं। सो डू समथिंग फंक्शन एक ही स्टेप
कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मैंने फॉर लूप लिया हुआ है, वो एन टाइम चल रहा है तो एन स्टेप्स में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद एक और फॉर लूप लिया हुआ है जो नेस्टेड फॉर लूप है, एक बार एन के अंदर दूसरी बार एन, सो ये वाला फॉर लूप एन स्क्वायर टाइम लेगा। अगर ये सबका साथ मिला के देखो तो ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसमें से ऑर्डर ऑफ 1 और n का वैल्यू बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो हम लोग आगे का दो वैल्यू है वो निग्लेक्ट करते हैं और बताते हैं कि बिग ओ नोटेशन वुड बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। Big O notation is used for finding maximum amount of time required by an algorithm. This shows an upper bound and this shows a worst case of algorithm. ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है. These are some rules of Big O notation which we need to remember. ऑर्डर ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करो ऑर्डर ऑफ n से तो हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ n. सिमिलरली ऑर्डर ऑफ n का मल्टीप्लीकेशन करो n से तो दैट बिकम्स n स्क्वायर. अगर ऑर्डर ऑफ 1 ऐड करते हैं ऑर्डर ऑफ n से तो वो होता है ऑर्डर ऑफ n. अगर ऑर्डर ऑफ n प्लस n स्क्वायर को ऐड करो इट्स n स्क्वायर. वैसे ही ये हमने लास्ट एग्जांपल में जैसे लिया, आगे का दो है वो निग्लेक्ट होगा सो एज टू गिव ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. This is a cheat sheet which is very useful if you are performing a various data structure operation. You should know, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना टाइम लगेगा इंसर्शन के लिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कितना टाइम लेगा रिट्राइवल के लिए. वैसे ही ये चिट शीट है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन, क्विक एंड मर्ज सॉर्ट टेक्निक्स के लिए. थैंक यू. हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड बिग ओ नोटेशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में जब बात करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सपोज हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो ये सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अप्रोचेस होते हैं. एक अप्रोच है इटरेशन, फॉर लूप यूज करके फैक्टोरियल फाइंड करो. दूसरा अप्रोच है रिकर्शन, जहाँ पे आप रिकर्सिव फंक्शन डिजाइन करते हो और फैक्टोरियल फाइंड करते हो. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यही चीज बताता है. हर एक प्रॉब्लम के अलग अलग अप्रोचेस है, अलग अलग व्यू है, वो देखो और कौन सा बेस्ट अप्रोच है, कौन सा अप्रोच आपको कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देता है, वो चीज बताता है. उसके बाद हम देखेंगे बिग ओ नोटेशन. बिग ओ नोटेशन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए बताया गया है. इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस देखेंगे, कैसे ये प्रोसेस चलता है, कैसे एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बाद बिग ओ नोटेशन कैसे लिखते हैं और अलग अलग केसेस बिग ओ नोटेशन के, उसके बाद चिट शीट. सो जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात करते हैं सो प्रोग्रामिंग वी कैन से इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो यू हैव अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, आपको ये चीज बनाना है तो दैट इज अ प्रॉब्लम. हाउ यू सॉल्व इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, इस पे एनालाइज पहले करना पड़ता है. वी हैव टू गेट ऑल द डिटेल्स, सब डिटेल्स लेना पड़ता है. एनालाइज करो प्रॉब्लम, आउटलाइन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है. अगर आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर बनाते हो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कौन सा रिपोर्ट कब जनरेट कराना चाहिए. सो ऑल रिक्वायरमेंट्स आपको नोट डाउन करना है. उसके बाद आपको स्टेप्स डिजाइन करने हैं, दैट इज एल्गोरिदम बनाना है ताकि वो सही सीक्वेंस में चल पाए. टॉकिंग अबाउट एन एल्गोरिदम, ऑलरेडी हमने देखा एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है एंड ऐसा एल्गोरिदम बनाना है ताकि आपका सॉल्यूशन है वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में चल जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहे. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है. पहला है एनालाइज द प्रॉब्लम, जिसमें हम प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे. हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे क्या क्या चीज, क्या क्या फंक्शनैलिटीज हमें लिखनी है, कौन कौन सा चीज हमें अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना है. उसके बाद उसके रिकॉर्डिंग हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एक बार डिजाइन हो गया तो हमें इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट
एल्गोरिदम करने से पहले हमें अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे कि वेबसाइट है तो हमें वेब प्रोग्रामिंग्स लेना है, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज करना है। हमें उसमें से भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अगर हमने जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है वो अप्रोप्रिएट है क्या पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप इज अ मेंटेनेंस, जिसमें यूज एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम इफ द प्रॉब्लम डोमेन चेंजेस। हमें वही प्रोग्राम रीयूज करके या फिर मॉडिफाई करने की जरूरत भी आ सकती है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग इट। Let us see the first step, analyze the problem. As already said, analyze the problem is understand the problem statement correctly. अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग का वेबसाइट बना रहे हो, उसका क्या एम है। अगर फेसबुक बना रहे हो तो इट इज जस्ट फॉर हैविंग अ सोशल नेटवर्क, और वही चीज लिंक्डइन है तो वो जॉब ओरिएंटेड है, प्रोफेशनल ओरिएंटेड है। तो कैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से you'll have to understand the problem and you'll have to understand its requirement. उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। आप कितना यूजर इंटरेक्शन होगा, क्या क्या डेटा मैनिपुलेट करना है और आपका आउटपुट कैसा एक्सपेक्टेड है, ये सब चीजें आ जाता है प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट के अंदर। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो ज़रूरत पड़ सकता है आप प्रॉब्लम को डिवाइड करो मल्टीपल पार्ट्स में। मल्टीपल डेवलपर्स रहेंगे टीम में जो एक एक प्रॉब्लम सेपरेटली एनालाइज करेंगे और उसको कोड करेंगे। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आप अपने पास दो अप्रोच है, एक इटरेशन यूज करो, फॉर लूप या वाइल लूप यूज करके बना दो, या दूसरा अप्रोच है रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच में हम लोग को रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा जो अपना फैक्टोरियल कंप्यूट करेगा। The second example is searching for a number in a large set of elements. सर्च करने के लिए हमें कितना बड़ा डेटा है उस पर डिसाइड होता है हम कौन सा सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर डेटा बहुत छोटा है और तो आप लीनियर सर्च कर सकते हो। अगर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आप कॉम्प्लेक्स जाने से अच्छा है लीनियर सर्च करो। अगर वही 10 एलिमेंट्स अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तो आप बाइनरी सर्च यूज करो। और उसी जगह पे वो 10 एलिमेंट्स की जगह 10,000 एलिमेंट्स है तो बेटर रहेगा कि लीनियर और बाइनरी सर्च नहीं करके हम लोग और कोई सर्चिंग टेक्निक यूज करें, जैसे कि KMP और रेबिनकार्प। आगे जाते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। कितना टाइम लेगा आपका एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। ये जो टाइमिंग कैलकुलेट होता है वो ऑर्डर ऑफ बिग ओ नोटेशन के अकॉर्डिंग होता है, n यूनिट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेकेंड्स मिली सेकेंड्स का कैलकुलेशन नहीं होता, ये सब थियोरेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करता है। वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं करता। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर 2 बाइट लेता है तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 4 बाइट लेता है। ये जो है बात हो रहा है स्पेस का, वो सिर्फ यूनिट में बात हो रहा है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल space or a time taken. This is just an approximate time and space. So space complexity है वो कितना आपका मेमोरी लेगा एल्गोरिदम रन करने के लिए, उसमें सब मेमोरी आ जाता है, लोड करने का मेमोरी, वेरिएबल्स का मेमोरी, अगर कोई स्टैक यूज करते हो तो उसका मेमोरी, सब चीजें आ जाता है। ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लेगा आपका, वो बहुत सारा चीज़ें डिपेंडेंट है। आपका हार्डवेयर कैसा है, आपका कंप्यूटर कैसा है, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो, आपका मेमोरीज कितना है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। सो जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होता है वो सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस पे है, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए कि मैक्सिमम इतना टाइम लेगा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं टर्मिनोलॉजी के लिए। क्वाड्रेटिक टाइम ON स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही लीनियर टाइम, लोगरिथमिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम, फैक्टोरियल टाइम एंड पॉलिनोमियल टाइम कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। आगे जाते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन यूज होता है जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, अगर हमें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम n टाइम ले रहा है, सपोज 10 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, तो हम लोग उसको 10
यूनिट नहीं लिख सकते, हमें कोई जनरलाइज वे लिखना पड़ेगा जिससे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आए। सो इसी वजह से बिग ओ नोटेशन यूज होता है। बिग ओ नोटेशन यूज करने से पहले ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। बिग ओ नोटेशन यूज करने से पहले हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने पड़ेंगे उसका रफ कैलकुलेशन करना पड़ता है बिफोर वी गो अहेड विथ अ बिग ओ नोटेशन। जितना प्रॉब्लम बड़ा होता जाए उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना। सो इफ प्रॉब्लम गेट्स लार्जर पोर्शन ऑफ टाइम टेंड्स टू अपावर द रेस्ट। Big O notation is a way to measure how well the computer algorithm scales when data set increases. हमें वो स्केलिंग में समझ में आता है। अगर आप कोई एल्गोरिदम 10 एलिमेंट्स के लिए यूज करो और वही एल्गोरिदम 10,000 के लिए यूज करो तो कितना टाइम लगेगा उसका अप्रोक्सीमेट मेजर आपको समझ में आएगा। बिग ओ नोटेशन इज वाइडली यूज्ड मेथड टू डिस्क्राइब रफ एस्टिमेट। जैसे मैंने बताया ये अप्रोक्सीमेट टाइम है, रफ एस्टिमेट है, और नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करके हम बिग ओ नोटेशन यूज कर सकते हैं। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंपेयरिंग वेरियस कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स अंडर द कंसिडरेशन। ये एल्गोरिथम बिग ओ नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम के लिए कर सकते हैं। ये ग्राफ बताया गया है। ग्राफ वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस दिया हुआ है एंड दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी which will be through big O notation. एक फंक्शन लिया हुआ है मैंने, इसका स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं। सो डू समथिंग फंक्शन एक ही स्टेप कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मैंने फॉर लूप लिया हुआ है, वो एन टाइम चल रहा है तो एन स्टेप्स में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद एक और फॉर लूप लिया हुआ है जो नेस्टेड फॉर लूप है, एक बार एन के अंदर दूसरी बार एन। सो ये वाला फॉर लूप एन स्क्वायर टाइम लेगा। अगर ये सबका साथ मिला के देखो तो ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसमें से ऑर्डर ऑफ 1 और n का वैल्यू बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो हम लोग आगे का दो वैल्यू है वो निग्लेक्ट करते हैं और बताते हैं कि बिग ओ नोटेशन वुड बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। Big O notation is used for finding maximum amount of time required by an algorithm. This shows an upper bound and this shows a worst case of algorithm. ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है। These are some rules of Big O notation which we need to remember. Order of 1 को multiply करो order of n से तो हमें मिलता है order of n. Similarly, order of n का multiplication करो n से तो that becomes n square. अगर order of 1 add करते हैं order of n से तो वो होता है ऑर्डर ऑफ n। अगर ऑर्डर ऑफ n प्लस एन स्क्वायर को ऐड करो इट्स n स्क्वायर। वैसे ही ये हमने लास्ट एग्जांपल में जैसे लिया, आगे का दो है वो निग्लेक्ट होगा सो एज टू गिव ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दिस इज अ चीट शीट विच इज वेरी यूजफुल इफ यू आर परफॉर्मिंग अ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना टाइम लगेगा इंसर्शन के लिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कितना टाइम लेगा रिट्राइवल के लिए। वैसे ही ये चिट शीट है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन, क्विक एंड मर्ज सॉर्ट टेक्निक्स के लिए। थैंक यू।